नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2017 बैच के समय पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए थर्ड सेमेस्टर के सभी पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हरित लवक कब पाया जाता है? तो ये वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? तो हीरा जो होता है वो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया था, चना मटर की जड़ों में गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है? तो ये राइजोबियम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा गया था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैस होती हैं, अगर उनकी मात्रा एक नियत अनुपात से बढ़ जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। सूर्य से जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो उष्मा वो जनरेट करती हैं और उष्मा का कुछ भाग फिर से वायुमंडल में वापस कर दिया जाता है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं उसकी वजह से वो जो उष्मा है वो फिर टकरा करके पृथ्वी पर आ जाती है। और अगर इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाए तो जो वायुमंडल से फिर जो उष्मा पृथ्वी पर फिर आ रही है दोबारा से, वो और ज़्यादा पृथ्वी को गर्म करने लगेगी। यानी कि उष्मा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी पृथ्वी की। और इस हिसाब से जो अभी वर्तमान में टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। आप देखेंगे कि आज से कुछ साल पहले आप लगातार शोध में ये पढ़ते रहे होंगे कि 10 साल में या फिर 15 साल में 0.5 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ गया है। ये इसी वजह से होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो उष्मा वायुमंडल में चली जानी चाहिए वो वायुमंडल में उतनी मात्रा में नहीं जा पा रही है और पृथ्वी पर ही रुक जा रही है। इसी वजह से जितने भी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रमुख गैस है, इसकी वजह से अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जड़ पौधे का वह भाग होता है जो कि भूमि में नीचे की तरफ वृद्धि करता है। और इसके प्रकार भी पूछे थे। तो जड़ मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, पहला मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। क्योंकि ये 1 अंक का प्रश्न है, इस वजह से इतना आपका पर्याप्त है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है जिसमें जो आलंब होता है वो आयास और भार के बीच में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन के 2 उपयोग आप लिख सकते हैं कि इसका मुख्य उपयोग जो होता है प्लास्टिक के थैले बनाने में, और इसके अलावा बोतल अन्य पात्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है अभ्यर्थियों को। देखिए, दूरदृष्टि दोष कहने का मतलब कि उसको दूर की चीज़ें दिखेंगी लेकिन नज़दीक की नहीं दिखेंगी। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? तो इसका जवाब हो जाएगा ऊंट मरुस्थलीय वातावरण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। और क्यों पूछा गया था, तो इसके काफ़ी सारे कारण हैं। जैसे कि मरुस्थल में चूँकि पानी की कमी होती है और ऊंट जो होते हैं वो 10 से 15 दिन तक बिना भोजन पानी के भी रह सकते हैं। इसके अलावा यह एक साथ 50 लीटर पानी पी लेता है, जो कि शीघ्र ही विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं, उसके शरीर के विभिन्न भागों में। आधा लीटर तक ही प्रतिदिन के मूत्र तथा सूखा मल त्याग करता है। मतलब कि जितना आप मूत्र या फिर मल त्याग करेंगे उसमें पानी की मात्रा निकलती जाती है आपकी बॉडी से। और जो ऊंट होते हैं वो प्रतिदिन मात्र आधा लीटर ही मूत्र या फिर मल के रूप में त्याग करते हैं। इस वजह से उनके शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होती है। इसके अलावा जो इनके पैरों में जो खूर होती है उनकी निचली सतह गद्दीदार होती है और चौड़ी होती है, जिससे वो रेगिस्तान में धंसते नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक संपदा क्या है? इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए लाभकारी होती हैं प्राकृतिक संपदाएं कहा जाता है। प्रश्न में आपसे इनके संरक्षण के बारे में भी पूछा गया था। तो देखिए, प्राकृतिक संपदाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय में ऐसी ऊर्जाएं आती हैं जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गया,
तो ये सभी चीज़ें नवीकरणीय में आएंगी। और अनवीकरणीय में जैसे कि भूमिगत जल हो गया, खनिज संपदा हो गया, तो ये सभी जो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, मतलब जो भविष्य में जाकर के जिनकी मात्रा खत्म हो सकती है, उनको अनवीकरणीय कहते हैं। और जो कि समाप्त नहीं होंगी, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हुआ, वायु हुआ, ये सभी कभी समाप्त होने वाली नहीं है, तो ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। तो इन सभी संपदाओं के संरक्षण के उपाय के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि जो हमारे जंगल हैं वो भी हमारे लिए प्राकृतिक संपदा ही है, तो सबके लिए अलग अलग उपाय होते हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं इको फ्रेंडली एग्रो टेक्नोलॉजी, यानी कि पारिमित्र कृषि तकनीकी का उपयोग करके। और तीसरा आप लोग लिख सकते हैं इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे कि आज औद्योगिकरण का युग है और आप उस प्रकार के जो चीज़ें निकल रही हैं जो कि वातावरण को नुकसान कर रही हैं, उसको इको फ्रेंडली कर करके आप इन सभी चीज़ों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि इको फ्रेंडली जेनेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी कि पारिमित्र आनुवांशिक तकनीकी का यूज करके भी आप प्राकृतिक संपदा को बचा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ हैं? किसी एक विधि के बारे में लिखिए। ऊष्मा संचरण का मतलब ये हुआ कि ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरण होना। ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती हैं। पहला चालन होता है, दूसरा संवहन होता है और तीसरा विकिरण होता है। चालन जो होता है वो ठोस में होता है, जैसे कि अगर आप लोहे की एक रॉड को एक सिरे पे गर्म करें तो आपको दूसरा सिरा भी गर्म महसूस होने लगेगा कुछ समय बाद। तो चालन में यही होता है कि जो अणु होते हैं उस पदार्थ के, उस यानी कि उस लोहे के जो अणु हैं, वो अपनी ऊष्मा अपने सटे हुए बगल दूसरे अणु को ट्रांसफ़र करते जाते हैं। इस हिसाब से एक पूरी सीरीज बन जाती है और ऊष्मा पहले अणु से अंतिम अणु जो आपके हाथ तक टच हो रहा है उस तक ऊष्मा आपको महसूस होता है। दूसरा होता है संवहन, जो कि मेनली द्रवों में पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो जो पानी के नीचे वाले आग के पास जो सतह वाले जो अणु हैं वो गर्म होकर के हल्के होकर के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और जो भारी वाले हैं यानी जो ठंडे वाले हैं वो फिर नीचे आ जाते हैं। तो यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और एक समय के बाद पूरा द्रव यानी पूरा पानी ही गर्म हो जाता है। तीसरा जो ऊष्मा संचरण की विधि है वो विकिरण होता है, जिसके माध्यम से सूर्य से जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। कोई भी एक विधि आपसे पूछा था तो तीनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? इनका उपयोग क्या है? प्रतिजैविक दवा की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये वो दवाएं होती हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयोग होती हैं और शरीर में पहुंचते ही रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनके उपयोग के बारे में भी पूछा गया था, तो प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले अनेक रोग जैसे कि टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पत्तियों के कार्य क्या हैं? लिखिए। पत्तियों के कार्य में आप पहला लिख सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन करना, यानी कि जब पौधे आवश्यकता से ज़्यादा जल अवशोषित कर लेते हैं जड़ों के माध्यम से, तो पत्तियों के पीछे छोटे छोटे रंध्र बने होते हैं जिसके माध्यम से वाष्प के रूप में पानी निकल जाता है। आप किसी भी पेड़ के पत्ती को अगर आप रात में पॉलीथीन से बांध देंगे और सुबह उस पॉलीथीन को खोलेंगे तो उस पॉलीथीन के अंदर छोटे छोटे पानी की बूंदें आ जाती हैं, यानी कि उन पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन हुआ होगा तभी उस पॉलीथीन में पानी की छोटी छोटी बूंदें आती हैं। दूसरा आप इसका कार्य लिख सकते हैं रंध्रों के माध्यम से गैसों का विनिमय करना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये कार्य पत्तियों के पीछे जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं के माध्यम से होता है। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं भोजन का निर्माण करना। पत्तियों के माध्यम से ही भोजन का निर्माण होता है, तो ये कुछ प्रमुख कार्य आप लिख सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख करिए। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन को समझ लीजिए। जब भी कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो अभिलंब से प्रकाश दूर हट जाता है, और जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम जो कि विरल है उससे दूसरे माध्यम जो कि सघन है उसमें प्रवेश करता है तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से नज़दीक आ जाती है। चित्र में भी आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। प्रश्न में आपसे प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे थे, तो इसके 2 नियम होते हैं। पहले नियम के अंतर्गत आपतित किरण जो होता है, आप स्क्रीन पर देखिए, यानी कि जो P है वो अपवर्तित किरण यानी कि जो R है तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम होता है, ठीक है। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण जो I होता है उसकी ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण जो कि R है उसका साइन यानी कि ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं और इसे म्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले
माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी 1μ2 बराबर साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ये दूसरा नियम होता है। 17वां प्रश्न पूछा गया था, उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति पूछी जा रही है। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो लाने के संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। सूक्ष्म जीवों के उपयोग में आप पहला लिख सकते हैं, भोज्य पदार्थों के में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नान हो गया, रोटी के आटे आदि को किण्वन करने में ईस्ट नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, जो कि खाने को सुपाच्य और अधिक स्वादिष्ट बना देता है। इसी प्रकार से अगर दूध से दही बनने की प्रक्रिया में बात करें तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है उसकी प्रमुख भूमिका होती है। अगला आप उपयोग लिख सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि किण्वन या फिर खमीरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इथेनॉल अथवा मीथेन गैस का उत्पादन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो ये भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि निर्मित की जाती है, जो कि जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। जीवाणु जनित रोगों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि जीवाणुओं के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और अगला लिख सकते हैं, मृदा उर्वरता में संवर्धन हेतु उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव दलहनी फसलों की जड़ों में निवास कर मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अथवा निर्धारण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधे की जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है, जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, अगला आप लोग लिख सकते हैं, पर्यावरण शोधन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, जैसे कि 1989 में मार्च माह में संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत के प्रिंस विलियम साउंड तट के ब्लाई चट्टानों पर कच्चा पेट्रोलियम विस्तृत हो गया था। फलस्वरूप समुद्री क्षेत्र का बड़ा भाग संकटग्रस्त हो गया था। आपदा से हुई इस क्षति को न्यूनता लाने के लिए पेट्रोलियम तेल में उपस्थित विषैले अवयवों को कम विषैले अवयवों में परिवर्तित करने के लिए वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का उपयोग आप लोग लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। पिछले 5 वर्षों में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पूछे गए प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुन रहे थे नीरज को कैरियर बिट चैनल पर। धन्यवाद।